तो आइए समझते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, हमने पहले देख लिया ब्रीथिंग क्या होता है, फिर देख लिया हमने कि गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। आइए इसके अंदर जाते हैं और एक्चुअल में जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे बॉडी में कौन कौन सी क्रियाएं होती है जिसकी वजह से सांस अंदर और बाहर जाता है। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया है कि ब्रीथिंग में दो चीज़ें होती है, एक इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। यानी कि सांस एक बार अंदर लेंगे और एक बार बाहर। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो लंग्स में जाके हवा भर जाती है, तो वो जो लंग्स है ना हमारा, वो एक पिंजरेनुमा स्ट्रक्चर जिसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं, उस थोरेसिक कैविटी में वो जो है अंदर में रहती है। ठीक है, क्यों रहती है उसके अंदर में? क्योंकि जो लंग्स जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जो हमारा ऑर्गन है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और अगर बाहरी धक्कों से इसको बचाना है तो इसको प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए जो है थोरेसिक कैविटी है। ये जो थोरेसिक कैविटी होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? सबसे पहले तो देखिए रिब्स, जो रिब्स होते हैं ना, 12 जोड़ी रिब्स, उससे मिलकर बना होता है। साथ ही साथ हमारा जो बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन उससे मिलकर बना है। साथ ही साथ और किससे बना है? स्टर्नम, जो सामने का जो हड्डी होता है स्टर्नम, उससे मिलकर बना है। और साथ ही हमारे मसल्स से मिलकर बना है। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर कौन बना है? हमारा थोरेसिक कैविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। अब इसी थोरेसिक कैविटी में क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सांस अंदर और बाहर होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, इंस्पिरेशन सांस अंदर लेना एक्टिव प्रोसेस है। एक बार सांस लेने और छोड़ने में लगभग 5 सेकंड लगते हैं। 1 मिनट में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एवरेजली 12 से 16 बार ही सांस ले सकता है। ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो स्वस्थ है, नॉर्मली जीवन यापन कर रहा है, वो 12 से 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में। और अगर हम लोग एक बार सांस लेने की बात करें तो एक बार सांस लेगा तो 2 सेकंड लगेंगे, सांस छोड़ेगा तो लगभग 3 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा क्या होता है? हमारे फेफड़ों में भरता है। तो ये क्यों भरेगा? क्या जरूरत है उस हवा को फेफड़ों में भरने की? हवा जो है वो एटमॉस्फेयर में है, उसको अब हमारी तरफ अगर खींच रहे हैं तो वो क्यों भर रहा है? तो वहां पर भी आएगा प्रेशर। क्या आएगा? प्रेशर। प्रेशर के ऊपर सारा का सारा कुछ डिपेंड है। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, एयर का, ठीक है, वो एज कंपेयर टू हमारा जो पल्मोनरी, हमारे जो लंग्स का जो प्रेशर है उससे ज्यादा है। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर का जो हवा है वो हमारे लंग्स में आकर भर जाती है। ठीक है, यहां भी देखिए प्रेशर आ रहा है। जब हवा अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ चीजों को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कुछ चीजों को रिलैक्स करेगा, मतलब संकुचन और शिथिलन की क्रिया होगी। ठीक है, सांस लेते तो सीना फूल जाता है ना, तो एक तरह से कोई ना कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता होगा तब जाके ऐसा होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन के बेस पर समझते हैं। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम कहां पर होता है? हमारे लंग्स के नीचे। कहाँ होता है? ये मान लीजिए हमारा लंग्स है, तो लंग्स के नीचे में कुछ इस तरह से कार्टिलेज का बना हुआ हमारा डायफ्राम पाया जाता है। ये डायफ्राम जो है डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी, ये अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया के ऊपर बेस्ड है, काम करता है, हमारी इच्छा के हिसाब से काम नहीं करता। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है। ठीक है, जैसे ही हवा भरती है डायफ्राम क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है। साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए, दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं जो रिब्स को रिब्स से जोड़ने में हेल्प करते हैं। एक रिब्स को दूसरे रिब्स से जोड़ने में हेल्प करने वाले दो मसल्स, एक ही मसल एक्चुअल में इंटरकॉस्टल मसल, ये दो तरह से जो है जॉइंटेड रहते हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। एक बाहर की तरफ से जुड़ा रहता है, एक अंदर की तरफ से जुड़ा रहता है। तो अभी हम बाहर वाले मसल्स के बारे में देखेंगे। देखिए, बाहर वाला जो मसल्स है वो अंदर वाले मसल्स से जस्ट अपोजिट काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, तो कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है? एक्सटर्नल का हो रहा है, तो इंटरनल का रिलैक्सेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो एक ही की चीज में दोनों को समझ लेंगे हम लोग। तो कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम का होता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का होता है। अब देखिए, जैसे डायफ्राम जो हमारे ये नीचे वाले साइड में पेट, जो एब्डोमेन को जो है थोरेसिक से अलग करता है, तो जब यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारा ये वाला साइज जो है, यानी कि इंट्रो पोस्टेरियल जो एक्सिस है, ये वाला बीच सामने वाला, वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंटरकॉस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो कि रिब्स को रिब्स से जोड़ने में हेल्प किए हैं, तो इसकी वजह से देखिए जो साइड वाला जो पोर्शन है हमारा, जिसको बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो बैक साइड को बोलते हैं, वेंट्रल सामने। ठीक है, तो डॉर्सो बैक साइड और वेंट्रल सामने, दोनों के बीच वाले भाग, यानी कि डॉर्सल से लेके वेंट्रल वाला जो हिस्सा है, वो वाला जो एक्सिस है वो क्या कर लेगा? इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि इधर से भी ये फैल जाएगा और सामने वाला एक्सिस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब ये इंक्रीज होगा तो थोरेसिक कैविटी थोड़ी फैल जाएगी, उसके लिए जगह बन जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, एयर क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा, जगह मिल जाएगा, उसको इंस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इंस्पिरेशन। इसके बाद बात करेंगे एक्सपिरेशन। अब सांस बाहर निकालना है, तो सांस बाहर तभी निकल पाएगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जैसे ये प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ जो मूव कर जाएगा और एटमॉस्फेयर में हवा चली जाएगी। तो जब हवा बाहर निकलेगी क्या क्या होगा? देखो, रिलैक्सेशन होगा, जिनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ उनका रिलैक्सेशन हो जाएगा। डायफ्राम अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगी, ये ऐसी थी पहले, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ फ्लैट हो गया, वापस से फिर ऐसे आ जाएगी। ये पूर्व स्थिति है, पूर्व स्थिति, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर से रिलैक्स हो गया। ठीक है, तो डायफ्राम रिलैक्स हो गया। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो पहले कॉन्ट्रैक्टेड थे वो रिलैक्स हो गए। ठीक है, अब देखिए डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से ये इंक्रीज हुआ था, इंटेरो पोस्टेरियर सामने वाला हिस्सा इंक्रीज हुआ था, अब पूर्व स्थिति में आ जाएगा, जैसे वो पहले था वैसे, मतलब डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू इंस्पिरेशन प्रोसेस। इसी तरह डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस भी कम हो जाएगा, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, हवा बाहर चली जाएगी, दैट इज एक्सपीरेशन।
ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ जो हो रहा है ये एक मशीन की तरह हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक क्रिया है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई रासायनिक पदार्थों का निर्माण नहीं होता, एक मशीनी क्रिया है। क्या है? मशीनी क्रिया है। इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं, कि गैसों का आदान प्रदान होना, हवा का अंदर और बाहर होना, वेंटिलेशन। ठीक है, वो क्या आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जैसे गैसेस जो है वो एक्सचेंज हुए थे, तो एक्सचेंज होकर वो ब्लड में कुछ गैसेस मिल गए हैं, जैसे O2 ब्लड में मिल गया था और CO2 ब्लड से निकल के कहाँ चला गया था? एल्वियोलाई में। तो ये कहाँ से आया और कहाँ गया, इसके बारे में आगे की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आज मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा कि जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, तो उस समय जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है वो कितना हमारे लंग्स के अंदर, कितना वॉल्यूम उसका जो है भरता है और कितना वॉल्यूम वो जो है बाहर निकलता है। ठीक है, साथ ही हम ये देखेंगे कि सांस लेने और छोड़ने के दौरान कितना एयर का वॉल्यूम जो है हमारे लंग्स में रह जाता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो है इसका मेजर है, इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं? स्पायरोमीटर के थ्रू से करते हैं। ठीक है, आइए कुछ वॉल्यूम के बारे में जो डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? देखिए समझिए, जब हम नॉर्मली जो सांस लेते हैं, एक व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार सांस लेता है, एक नॉर्मल व्यक्ति। ठीक है, तो नॉर्मल जो व्यक्ति होता है 12 से 16 बार जो 1 मिनट में जो सांस लेता है, तो एक बार जब वो सांस लेता है और छोड़ता है तो इसकी जो वॉल्यूम होती है, एक बार इंस्पिरेशन और एक बार एक्सपिरेशन, इसकी जो वॉल्यूम होगी सेपरेट सेपरेट, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे मैंने सांस लिया एक बार, फिर सांस छोड़ा, तो लिया और छोड़ा, जितनी इसकी जो मात्रा है इसी को हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। इसकी जो मात्रा होती है हर एक ब्रीथिंग में कितनी होती है? 500 ml होता है, यानी कि 500 ml हम इंस्पिरेशन करते हैं और 500 ml एक्सपिरेशन करते हैं। मतलब 500 ml नॉर्मली एयर को हम क्या करते हैं? हमारे फेफड़ों में लेते हैं और 500 ml को ही क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। देखिए, एक बार में 500 ml, तो 1 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में हम कितना बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार। तो एक बार में 500 ml, तो अगर 12 बार अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर मैं 12 बार सांस ले रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारा 12 पंच 60, मतलब लगभग 6000 ml, लगभग 6000 ml एयर को हम 1 मिनट में लेते हैं, 6000। और अगर हम 16 बार सांस ले रहे हैं तो 16 बार अगर हम सांस लेते हैं तो ये लगभग आ जाएगा आपका 800 ml, मतलब 6000 से, सॉरी 800 बोल दिया, 8000, 6000 से 8000 ml हम जो है एयर को क्या करते हैं? इंस्पायर्ड करते हैं और एक्सपिरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि सांस अंदर भी लेते हैं और बाहर जो लेते हैं उसकी वॉल्यूम 6000 से 8000 होती है 1 मिनट के अंदर में। ठीक है, आइए दूसरा चीज समझते हैं। देखिए, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है? इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जब हम फोर्सफुली जोर से सांस लेते हैं, फोर्सिबल सांस लेते हैं, जोर से खींच के जब हम सांस लेंगे तो उस समय ये टाइडल वॉल्यूम में नहीं आएगा, ये टाइडल वॉल्यूम से कहीं ज्यादा आएगा, क्योंकि हम जोर से सांस लेंगे। ठीक है, तो जब हम जोर से सांस लेंगे, फोर्सफुली सांस लेंगे, तो उस समय हमारे लंग्स में 500 ml एयर नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा? 2500 से लेकर 3000, लगभग लगभग 2500 से 3000 ml हमारे लंग्स में हवा क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह देखिए, एक होता है एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। हम जब जोर से सांस बाहर छोड़ेंगे, एक्सपिरेशन करेंगे, जोर से फोर्सिबल करेंगे, तो उस समय 1000 से 1100 ml क्या होगा? हमारे लंग्स में हवा भर जाएगी, उसका वॉल्यूम उतना बाहर निकल जाएगी, एक्सपिरेशन हो जाएगा, तो इतना हवा क्या हो जाएगा? हमारे लंग्स से बाहर निकल जाएगी। देखिए, जोर से सांस लिए तो इतना हवा पूरा का पूरा भर गया, टोटल हवा इतना भर गया, लेकिन जोर से सांस बाहर निकाले तो 1000 से 1100 ही बाहर निकला, मतलब कुछ रह गया। ठीक है, देखो बहुत सारा हवा हमने भरा 3000 तक, लेकिन 2500 से 3000, लेकिन 1000 से 1200 तक, 1100 तक जो है वो बाहर निकला, बाकी तो बच गए ना। तो बाकी बच गया वो क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि बचा हुआ अवशेषी जो है आयतन, जैसे RV लिखते हैं जिसको, ये क्या है? रिमेनिंग इन साइड लंग्स, जो एयर रिमेन हो जाता है, बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इसकी मात्रा कितनी रहेगी? इसको इसमें घटा दो तो लगभग कितना निकल जाएगा? 1100-1200 निकल जाएगा। तो इतना एयर हमारे लंग्स में मौजूद रहता है, और ये हमारे लिए जरूरी भी है। अंदर का जो रिएक्शन होते रहता है, गैसों का जो आदान प्रदान होते रहता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। कौन सा? रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी देखेंगे। ठीक है, कैपेसिटी क्या होता है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। आइए समझते हैं अब कैपेसिटी के बारे में, यानी कि क्षमता के बारे में, कि हमारा जो लंग्स है वो कितना मैक्सिमम कितना एयर के वॉल्यूम को जो है रख सकता है। ठीक है, कितना उसकी कैपेसिटी है। तो सबसे पहले जो कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, यानी कि जब हम सांस को अंदर लेंगे, ठीक है, तो उसकी क्या कैपेसिटी है? सांस को अंदर लेने के लिए 2 चीजें मैंने पहले बताई। एक मैंने बताया इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली जब हम सांस को अंदर लेते हैं वो भी एक कैपेसिटी हुआ। दूसरा टाइडल वॉल्यूम बताया, वो भी एक तरह का नॉर्मल सांस लेने का कैपेसिटी है। तो दोनों को हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को जब हम इंक्लूड कर देंगे तो टोटल हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगा। हम कितना फोर्सफुली जो सांस लेंगे तो उसमें हमारे लंग्स के अंदर में कितना हवा जो है भर जाएगा, तो वो कहलाएगा तुम्हारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसमें फोर्सफुली भी रहेगा और नॉर्मल, दोनों को इंक्लूड कर देंगे। तो देखो, फोर्सफुली कितना था? 3000 था, टाइडल कितना था? 500, दोनों को मिला देंगे तो कितना निकल जाएगा? टोटल 3500 निकल जाएगा। तो 3500 ml क्या है इसकी कैपेसिटी हुई? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है। एक्सपिरेटरी मतलब जब हम सांस को बाहर लेंगे, तो जब सांस को बाहर लेंगे तो टाइडल वाला आएगा, नॉर्मली सांस को 500 ml लेते हैं, साथ में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, मतलब जब फोर्सफुली भी सांस को बाहर निकालेंगे ना भाई, तो दोनों को फिर से इंक्लूड कर देंगे। तो देखो, नॉर्मली कितना था? 1000 था तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टोटल जो टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5000 क्या हो जाएगा
हमारा एक्सपीरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। जोड़ से सांस कितना से कितना ज़्यादा अंदर ले सकते हैं और कितना ज़्यादा बाहर निकाल सकते हैं, ये कैपेसिटी। इसी तरह एक देखिए फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल मतलब क्या होता है? बचा हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हवा हमारे लंग्स के अंदर में बच सकता है आफ्टर एक्सपीरेशन, ठीक है। एक्सपीरेशन के बाद ही ना बचेगा, जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो बचेगा, सांस अंदर लेंगे थोड़ी ना बचेगा, सांस बाहर छोड़ेंगे एक्सपीरेशन करेंगे तो बचेगा। तो जो एक्सपीरेशन की वजह से देखो अभी कितना एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम कितना एक्सपीरेट किए, कितना किए? लगभग 1000। और रिजर्व जो रिजर्व वॉल्यूम है वो कितना है? लगभग 1200। रिजर्व पहले से मौजूद, फिर रिजर्व उतना तो रहता है ना 1200, और एक्सपीरेट कितना कर दिए? लगभग 1000। तो दोनों तो एक साथ थे ना पहले, बिफोर एक्सपीरेशन वो मौजूद थे। तो हम दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा क्या? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकल जाएगा। ये लगभग कितना निकलेगा? 2200 ml, ठीक है। इसी तरह देखिए वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में क्या आएगा? कुल कितना जैव क्षमता बोलते हैं, हमारे लंग्स की एक्चुअल में है कितना क्षमता, तो हम कितना अंदर सांस ले सकते हैं, कितना सांस फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं, और एक हमारा नॉर्मल सांस लेना और छोड़ना। तो ये फोर्सफुली वाला इंस्पिरेशन और ये फोर्सफुली वाला एक्सपिरेशन, और उसमें मिला दो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को, तो क्या निकल जाएगा हमारा? 3000, 1500 मिला के 4500, ठीक है। तो लगभग 4500 से 4800 तक का हमारा जैव क्षमता है, कैपेसिटी है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए।